हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे, उसके पश्चात पाठ को भी समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 6 जो मैं नहीं बन सका। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अक्सर व्यक्ति अपने बचपन में अनेक प्रकार के सपनों में जीता है। कोई बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मास्टर या कोई पायलट बनना चाहता है। तो इन सपनों का आधार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उस बालक के परिवेश में उनको दिखाई पड़ते हैं और जिनसे वह बालक अधिक प्रभावित होता है। तो बालक जिस व्यक्ति से प्रभावित होता है उसी के जैसा वो अपनी जीवन शैली को बनाना चाहता है, उसी के जैसा बनना चाहता है और उसी के जैसा कार्य करना चाहता है। एक किशोर मन में उम्मीदों की असीम उड़ान होती है। वह अपने परिवेश में जो कुछ होते हुए देखता है बिना किसी विशेष तर्क के उसकी ओर आकर्षित होता है। उसे अधिक जानना चाहता है, समझना और सहेजना चाहता है। उन कार्यों या घटनाओं के अनुभव प्रक्रिया से गुजरना चाहता है या कहें कि उसकी अनुभूति स्वयं प्राप्त करना चाहता है। बालक में सही गलत का तर्क करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वह जिस व्यक्ति से प्रभावित होता है उसी के जैसा बनने का सपना देखता रहता है। और जब बालक बड़े हो जाते हैं तब उसमें सही गलत की परख करने की क्षमता आ जाती है और उसके आधार पर वह अपना लक्ष्य बनाता है। तो इस पाठ में लेखक महोदय ने अपने बचपन की ऐसी ही अनुभूतियों को लिखा है। लेखक अपने बचपन में किन किन व्यक्तियों की जैसा बनना चाहता था उसे इस पाठ में लेखक ने लिखा है। लेखक अपने बचपन में बहुत से लोगों के कामों से प्रभावित हुए। वे कभी फिल्मों के पोस्टर बनाने वाले से प्रभावित हुए, तो कभी हेडमास्टर से, तो कभी गेटकीपर से, तो कभी चपरासी से, तो कभी पहलवान जैसा बनने की इच्छा रखने लगे, कभी जादूगर बनना चाहते थे। तो लेखक ने अपने बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं को इस पाठ में लिखा है। और जिन व्यक्तियों से वे प्रभावित हुए थे बचपन में, उनकी पेशों की व्यवस्थाओं या दायरों का संकेत करते हुए उनके पेशों के प्रति अपने लगाव के टूटने का सत्य भी बयान किया है इस पाठ में। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। पिद्दी माने छोटा या तुच्छ। रस्क माने किसी दूसरे को अच्छी दशा में देखकर होने वाली जलन, कुढ़न या डाह। कुर्बान का अर्थ है बलि या निछावर होना। फटेहाल का अर्थ है विपन्न। चीथड़ा मतलब चीथड़ा फटा पुराना वस्त्र। रुआबदार मतलब रौबीला। अड़ियल माने हठी, रुकने वाला। तंबू का अर्थ है कपड़े, टाट, कैनवास आदि का बना हुआ वह बड़ा घर जो खंभों और खूंटों पर तना रहता है और जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर आसानी से ले जाया जा सकता है। अभिभूत का अर्थ है गहरे रूप में प्रभावित या वशीभूत। टॉकीज यानी सिनेमा घर। गेट कीपर का अर्थ है दरबान। दीवाना अर्थ दीवाने का अर्थात पागल। हस्ती मतलब अस्तित्व। यह शब्द किसी बड़े आदमी के लिए प्रयोग किया जाता है। कुर्बान का अर्थ है बलिदान,
न्यौछावर होना। किस्मत माने भाग्य। गिड़गिड़ाना मतलब अनुनय विनय करना। मुफ्त मतलब बिना दाम का। एडवांस माने अग्रिम। चौपट माने नष्ट। मैनेजर माने प्रबंधक। शो मतलब प्रदर्शन। अनाथ मतलब बेसहारा। रिवाज माने परंपरा। आघात माने चोट। तंगी अर्थात कमी। वास्तविकता अर्थात सच्चाई। सीकिया का मतलब है दुबला पतला। तो इस तरह से आपने पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को जान लिया है। अब पाठ को देखते हैं। मैं आज एक डॉक्टर हूँ तथा लेखक भी, परंतु बचपन में मैं ना तो डॉक्टर बनना चाहता था ना ही लेखक। लेखक महोदय बता रहे हैं कि वे आज एक डॉक्टर हैं और लेखक भी हैं, लेकिन बचपन में लेखक महोदय का ऐसा कोई सपना नहीं था, डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे वे। बचपन में मैं न जाने क्या क्या बनना चाहता था। आज मैं आपको बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं के विषय में बताऊंगा। मुझे जहाँ तक याद आता है, सबसे पहले जिस व्यक्ति से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ था वह एक पेंटर था। पेंटर अर्थात पोस्टर बनाने वाला या पेंट करने वाला। हमारे गांव की एकमात्र फट्टा टॉकीज नई नई खुली थी और लंबी जुल्फों वाले गांव के नौजवान गेट कीपर बन गए थे। अब लेखक के गांव में एक टॉकीज खुली थी जिसका नाम फट्टा टॉकीज था और वहां पर एक नौजवान व्यक्ति गेट कीपर बना हुआ था, दरबान बना हुआ था। मैं तब कक्षा 5 का विद्यार्थी था। मैंने अपने पिद्दी जीवन की पहली टॉकीज देखी थी और मैं उसका दीवाना हो गया था। लेखक जो है बचपन में टॉकीज देखकर बहुत प्रसन्न हो गए थे, उत्साहित हो गए थे। मैं स्कूल से भागकर टॉकीज पर घंटों खड़ा रहता और नई फिल्म के बोर्ड बनते देखता रहता। तब मैं गेट कीपर के अलावा जिस हस्ती पर कुर्बान था वह फिल्म का बोर्ड बनाने वाला पेंटर था। तो टॉकीज में जो फिल्म लगता है उसका बोर्ड ऊपर में टंगा रहता है। उस बोर्ड को बनाने वाला जो पेंटर था उससे लेखक महोदय बहुत प्रभावित था। फिल्म हर 2-3 दिन में बदल जाती थी, सो पेंटर लगभग प्रतिदिन वहाँ बैठा पोस्टर बनाता रहता था। मैं उसकी किस्मत पर रश्क करता और सोचता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टॉकीज पर रहो। परंतु बाद में मैंने उसी पेंटर को टॉकीज के मैनेजर के सामने 10,000 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा। अब लेखक महोदय पेंटर महोदय से प्रभावित थे, उसी के जैसा बनना चाहते थे, दिन भर टॉकीज में रहना चाहते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ एक दिन कि पेंटर को पैसों की ज़रूरत पड़ी और वे मैनेजर के सामने 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखे गए। उस समय 10 रुपये भी बहुत मायने रखता था। लेखक ने पेंटर को गिड़गिड़ाते हुए देखा मात्र 10 रुपये के लिए, तो उस दिन से मेरा भ्रम उसके विषय में टूट गया। मैंने तय किया कि मैं पेंटर नहीं बनूंगा। तब तक यूं भी मेरी नज़र गेट कीपरी के भव्य धंधे पर पड़ चुकी थी। अब लेखक जो है गेट कीपर से भी प्रभावित थे, तो उनका इरादा बदल गया। अब वो पेंटर नहीं बनना चाहता था, गेट कीपर बनना चाहता था। मुझे लगता कि जिंदगी तो बस गेट कीपर की है, शेष मनुष्य तो पशुओं सा जीवन जी रहे हैं। गेट कीपर की भी क्या शान है, तीनों शो मुफ्त फिल्म देख रहे हैं। मुझे यह बात किसी ईश्वरीय वरदान की भांति लगती थी कि कोई मनुष्य तीनों शो में रोज फिल्म देखे। अब लेखक को लगा कि गेट कीपर महोदय बड़े शान का जीवन जी रहे हैं और जो फिल्म लगती है उसके तीनों टाइम के शो मुफ्त में देखते रहते हैं। मैं गेट कीपर बन जाऊं तो मुझे भी ऐसा
बार बार फिल्म देखने का मुफ्त में सुनहरा अवसर मिलेगा। मैंने तय कर लिया कि मैं जीवन में गेट कीपर बनकर ही रहूँगा। इधर मेरी पढ़ाई चौपट हो रही थी, उधर मैं फटेहाल सा बनकर स्थानीय लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिल रहा था। उस बेचारे ने मुझे अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेट कीपर रख लिया। अब लेखक महोदय, बचपन में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न देकर गेट कीपर बनने के लिए लक्ष्मी टॉकीज के मैनेजर से मिलने चला गया और उस मैनेजर ने बालक को अनाथ समझकर शाम वाले शो के लिए गेट कीपर भी रख लिया। दूसरे ही दिन जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला, वे और कोई नहीं, स्वयं मेरे पूज्य पिताजी थे। उन दिनों पिताओं के बीच अपने बच्चों को पीटने का जबरदस्त रिवाज था। अब लेखक बन गए गेट कीपर। टिकट फाड़ने का काम उनको मिला था। वे जो फिल्म देखने आते थे उन व्यक्तियों का टिकट फाड़कर आधा वापस करते थे। तो पहला टिकट फाड़ने का अवसर लेखक को मिला और वह अवसर उनके जो पूज्य पिताजी अर्थात लेखक के जो पिताजी थे उनके तरफ से मिला। वे गए थे पिक्चर देखने, फिल्म देखने। उनका टिकट फाड़ने का अवसर मिला लेखक को। अब उनके पिताजी को पता चल गया कि बेटा पढ़ने लिखने में नहीं बल्कि गेट कीपरी बनने में ध्यान दे रहा है, गेट कीपर बनकर यहाँ खड़ा है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनकी पिटाई हो गई। किसकी? लेखक की पिटाई हो गई पिताजी के द्वारा। पिताजी ने मुझे मारा, मैनेजर को भी मारा, दो गेट कीपरों को भी मारा और मारते मारते मुझे घर ले आए। टॉकीज का मैनेजर मेरे पिताजी से क्षमा मांगता रहा कि उसे पता नहीं था कि यह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब का लड़का था। लेखक के पिताजी डॉक्टर थे सरकारी अस्पताल के। बेचारे मैनेजर को पता नहीं था कि यह बालक अनाथ नहीं है बल्कि डॉक्टर साहब का बेटा है, और अनजाने में उन्होंने उसे गेट कीपर बनाकर रख लिया था। तो वे माफ़ी मांगने लगे डॉक्टर महोदय से। इसी चक्कर में मैं छठी की छमाही परीक्षा में फेल हो गया, जिसके उपलक्ष्य में मेरी और पिटाई हुई। इस प्रकार गेट कीपरी का भूत मेरे सर से उतरा। अब लेखक महोदय की जमकर पिटाई हुई थी क्योंकि वे छठी क्लास की छमाही परीक्षा में फेल हो गए थे गेट कीपर बनने के चक्कर में। मैंने अब पढ़ाई में मन लगाया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मुझे हेड मास्टर बनना चाहिए। दुनिया का सबसे रुआबदार धंधा यही लगने लगा। अब लेखक महोदय का मन हेड मास्टर की ओर गया कि हेड मास्टर का जो पोस्ट है बहुत बढ़िया पोस्ट है। यह तो बिल्कुल रुआबदार धंधा है, सब पर रौब जमाते रहो, अधिक काम भी नहीं है। बस सुबह सुबह प्रार्थना के समय मूंछ लगाकर बच्चों के सामने खड़े हो जाओ। प्रार्थना के बाद 10-12 बच्चों को तबीयत से झापड़ रसीद करो और अपने कमरे में बैठ जाओ। लेखक को हेड मास्टर का काम सबसे अच्छा लगने लगा और वे खुद हेड मास्टर बनना चाहने लगे। बीच बीच में कमरे से निकलकर पुनः इस उस क्लास में घुसकर बच्चों पर आघात हमले करो और शाम की घंटी बजते ही छाता उठाकर रास्ते के बच्चों को मारते हुए घर चले जाओ। लेखक महोदय को लगा कि हेड मास्टर केवल बच्चों की पिटाई करते रहते हैं और उनका कोई काम रहता नहीं है, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं और बच्चों पर रौब जमाते रहते हैं। तो यह काम बहुत बढ़िया काम है, तो मैं हेड मास्टर ही बनूंगा। अब मैंने तय कर लिया कि ज़िंदगी में हेड मास्टर ही बनना है। यही सोचकर मैं नकली मूँछों की तलाश में बाजार घूमने लगा और पिटाई की प्रैक्टिस अपने छोटे भाइयों पर करने लगा। अब लेखक महोदय मूँछ ढूंढने लगे बाजार में जाकर, हेड मास्टर बनने की प्रैक्टिस करने लगे और अपने छोटे भाइयों पर रौब जमाने लगे। परंतु इसी बीच एक बार जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरे पर हम लोगों के सामने ही हेड मास्टर साहब को ऐसा फटकारा कि मेरा सारा उत्साह भंग हो गया। अब लेखक महोदय का हेड मास्टर बनने का सपना भी टूट गया था, क्योंकि उन्होंने हेड मास्टर साहब को भी डांट खाते हुए देखा।
मैंने अब हेडमास्टर बनने की इच्छा त्यागी और स्कूल की घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की ठानी। मैंने सोचा कि अब तक मैं बेकार ही भटकता रहा। अरे जिंदगी तो इसकी है, जब चाहा घंटी बजाकर स्कूल की छुट्टी करा दी, बाकी टाइम बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीते रहे। अब लेखक महोदय का सपना चपरासी बनने का बन गया। अपने स्कूल के चपरासी को वह प्रतिदिन देखता था, जो घंटी बजाता था, और सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि जब चपरासी घंटी बजाता है तब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, और चपरासी का कोई काम नहीं है घंटी बजाने के अलावा, बाकी टाइम वो टाइम पास करता रहता है बीड़ी सिगरेट पीकर। तो लेखक उनसे प्रभावित होकर खुद भी चपरासी बनने का सपना देखने लगा। मुझे लगता है कि इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा, वरना तो एक बार मैं छिपकर पिताजी की सिगरेट पी रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया था और मार पीट पर उतर आए थे। तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जो चीज़ पिताजी इतने शौक से पीते थे उसे हमें मना क्यों करते थे। वह तो बाद में पिताजी को दिल का दौरा पड़ा तब सिगरेट की हानियां समझ में आई। लेखक बचपन में एक बार छुपकर पिताजी की सिगरेट पी रहे थे। जब बच्चे बड़ों को जो करते देखते हैं उसी का अनुकरण बच्चे करने लग जाते हैं। लेखक ने भी अपने पिताजी को देखा था सिगरेट पीते, और वे खुद भी सिगरेट का अनुभव लेने लगे थे। तब पिताजी ने उन्हें डांट दिया था कि यह बुरी चीज़ है, मत पियो। तब लेखक को उस समय समझ में नहीं आया था कि पिताजी तो स्वयं पीते हैं, पता नहीं मुझे क्यों डांट रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन बाद में समझ में आ गया कि पिताजी ने लेखक को सिगरेट पीने से क्यों मना किया था, क्योंकि सिगरेट पीने से हानि होती है, सेहत खराब होती है, शरीर को नुकसान होता है। और जब पिताजी को दिल का दौरा पड़ा तब लेखक जी समझ गए कि सिगरेट की कितनी बड़ी हानि होती है सिगरेट पीने से। तो खैर, तो मैं इतने लाभों को देखते हुए घंटी बजाने वाला चपरासी होना चाहता था, परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी वाले को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। अब लेखक का ये सपना भी टूट गया, चपरासी बनने का सपना, क्योंकि लेखक ने देखा कि चपरासी महोदय को 20 वर्षों की नौकरी के बाद भी निकाल दिया गया था, क्योंकि उसकी नौकरी स्थायी नहीं थी। अब दूसरा चपरासी आ गया था जो हेडमास्टर के घर में मुफ्त में पानी भर दिया करता था। तो हेडमास्टर जी ने ऐसे व्यक्ति को चपरासी के पद पर रखा था जो उनके घर का भी काम कर दिया करे। बड़ा रोया वह, पर किसी ने न सुनी उसकी। मेरा एक और सपना टूटा। वह चपरासी बेचारा बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि उसे नौकरी से ना निकाले, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वालों की चटनी बना देता, परंतु मैं बहुत ही दुबला पतला था। उन दिनों हम पिकनिक पर जाते तो मैं बनियान या कमीज पहन कर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाता, क्योंकि मेरी सिकिया काठी को देखकर मित्र हंसते थे। अब लेखक महोदय का सपना टूट गया था चपरासी बनने का, और वह चपरासी पर हुए अन्याय से दुखी भी था। और लेखक सोचने लगा, यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वाले लोगों को अच्छा सबक सिखाता। तो लेखक अब पहलवान बनने का सपना देखने लगा। लेकिन लेखक बहुत ही दुबला पतला था। वह दोस्तों के साथ यदि नहाने के लिए उतरता नदी में तो बनियान पहनकर ही उतरता था, क्योंकि दोस्त उसकी दुबली पतली काठी यानी शरीर को देखकर मजाक उड़ाया करते थे। फिर भी मैंने शरीर बनाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ना दिया होता यदि तभी मेरे दादाजी गांव से ना आए होते। दोस्त मजाक उड़ाते थे, फिर भी मैं अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देता था, हिष्ट पुष्ट शरीर बनाने पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन मेरे दादाजी गांव से आ गए और उन्होंने मुझे शरीर बनाने के लिए कुछ उपाय बताए, और ये ज़रूरी कार्य है, ऐसा उन्होंने बताया।
वे अंग्रेज़ों के समय के अड़ियल रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी। अफवाह यह थी कि ऐसा करने से भी व्यक्तित्व पहलवान हो जाता है। अब दादाजी ने कहा कि तुम चने खाकर सुबह सुबह दौड़ लगाओगे तो पहलवानों की तरह तुम्हारा शरीर हो जाएगा। मैं 2 दिन तो ठीक ठाक दौड़ लिया। तीसरे दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा। उसने मुझसे प्रेरणा ली या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे थे, कह नहीं सकता। अब सुबह के समय दौड़ते वक्त एक कुत्ता लेखक महोदय के पीछे पड़ गए। मैं कुत्ते से बचने के लिए उस दिन बहुत दौड़ा और शायद और दौड़ता रहता यदि सड़क से सटा हुआ वह गड्ढा न होता। अब लेखक महोदय दौड़ते दौड़ते गड्ढे में गिर गए क्योंकि उसके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ था। वह कुत्ते के डर से दौड़ रहे थे। कुत्ता कुछ मजाकिया भी था। वह गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। मैं राणा सांगा की तरह वहाँ से घायल हो गया। लंगड़ाते हुए घर लौटने में मैंने तय किया कि पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ के कई अवसर रहते हैं और मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ था। मैं पहलवान बनने का इरादा त्याग दिया। अब लेखक महोदय दौड़ते समय चोटिल हो गए थे और शरीर के दर्द के कारण उन्होंने पहलवान बनने का इरादा त्याग दिया। इसी बीच गांव में मेला लगा और उसमें एक जादूगर के खेल के बड़े चर्चे होने लगे। मैंने पहलवानी की याद में घावों पर मलहम का लेप लगाया और जादूगर का खेल देखने तंबू में घुस गया। अब लेखक मेला देखने पहुंच गया। गांव में मेला लगा हुआ था। वह अपने चोट पर मलहम लगाकर जादू का खेल देखने चला गया। जादूगर तंबू के अंदर जादू दिखा रहा था। वाह क्या खेल था! मैंने तड़ाक से तय कर डाला कि मुझे जीवन में जादूगर ही बनना है। अब लेखक महोदय जादूगर से प्रभावित हो गए और जादूगर बनने का सपना देखने लगे। बढ़िया चमकीली शेरवानी पहनकर रंगीन छींटदार साफा लगाए वह जादूगर जादू की छड़ी पानी के गिलास पर घुमाकर चुर्रट बोलता और पानी की चाय बन जाती। अब जादूगर ने पानी की चाय बना डाली तो लेखक बहुत प्रभावित हो गया। उसने चुर्रट बोल बोलकर कागज के नोट बनाए। लड़के को बकरा भी बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया और खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। मैं अभिभूत हो गया। अब बचपन में जादू का खेल बहुत अच्छा लगता है और सभी बच्चे जादूगर से बहुत प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि वे जादू से कुछ भी बना सकता है जादूगर। मैं उस दिन चुर्रेट बोलता हुआ घर वापस आया। जादूगर चुर्रेट शब्द बोलता था और जादू से कुछ भी बना डालता था। कबूतर, बकरा आदि सब बना लेता था। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उनकी मेज़ से चमकीली काली छड़ी उठा ली, जिसकी मार द्वारा वे बिना चुर्रेट बोले ही हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। अब लेखक महोदय खुद भी जादू करने की सोचकर हेडमास्टर साहब के कमरे में गए। वह कमरा उस समय खाली था। वह हेडमास्टर साहब की मेज से चमकीली काले रंग की छड़ी उठाकर जादू करने की सोच रहे थे। उसी छड़ी की मार से हेडमास्टर लेखक महोदय को लाल किया करते थे और बिना चुर्रेट बोले ही मुर्गा बनाया करते थे। अर्थात लेखक को मुर्गा बनने की सज़ा मिलती थी। मैं छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू पर जा पहुंचा। सोचा था कि उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी जादू सिखा दे। अब जादूगर महोदय के हाथ में छड़ी होती है, इसलिए लेखक भी अपने हेडमास्टर साहब की काले रंग की छड़ी लेकर जादूगर के तंबू पर सुबह सुबह पहुंच गया और वह कहने वाला था कि जादूगर अंकल मुझे भी जादू सिखा दीजिए। जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता हूँ। अब हेडमास्टर साहब जो है बच्चों को मुर्गा बनाने का काम करते थे, तो लेखक ने सोचा कि मैं जादू सीख जाऊंगा तो मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बना दूंगा।
मैंने तंबू में झांक कर देखा, जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था कि पैसे की इस कदर तंगी है और तू लड्डू खरीद कर पैसे फूंक आया। जब लेखक ने जादूगर के तंबे में से झांक कर देखा, तंबू में से, तो उसने क्या देखा कि जादूगर साहब अपने लड़के को डांट रहे थे, पैसे की तंगी की बात बता रहे थे और कह रहे थे कि तू व्यर्थ में पैसे उड़ा आया है, लड्डू खरीद कर तूने पैसे बर्बाद किए। मैं मैले कुचैले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखकर मैं दंग रह गया। लेखक को ये गलतफहमी थी कि जादूगर जादू से नोट बनाता है और उनके पास बहुत पैसे होने चाहिए क्योंकि वो तो जादू से नोट बना सकता है। लेकिन जब तंबू में से उसने जादूगर की टूटी फूटी हालत देखी तो उनका ये भ्रम टूट गया कि रुपये जादू से नहीं बनाए जाते। वह तो केवल नज़रों का धोखा होता है, आँखों का भ्रम होता है जो जादूगर द्वारा भ्रम फैलाया जाता है ताकि वो दर्शकों को जादू का आनंद दे सके। जो शख्स कागज़ से रुपये तथा हवा से मिठाई बना लेता हो, उसकी यह दुर्दशा। मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का पहुंचाया और मेरा यह सपना भी टूटा। अब लेखक का जादूगर बनने का सपना भी टूट चुका था। वह सच्चाई से वाकिफ़ हो चुका था कि जादू वादू कुछ नहीं होता। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से मैंने कविताएं तथा कहानियां लिखनी शुरू कर दी। अब लेखक बचपन से बड़ा हो गया। बचपन से जवानी में कदम रख दी लेखक ने। बड़ा होने पर हमें सही गलत की पहचान हो जाती है, जीवन की वास्तविकताओं की पहचान हो जाती है। तो लेखक को भी अपने जीवन को गहराई से समझने का मौका मिला। वे समझने लगे कि असल में ज़िंदगी क्या होती है और उन्होंने जीवन की अनेक घटनाओं के ऊपर कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनूंगा, परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाले, इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहता था तो बड़ी याद आती है अपने किशोर उम्र की। क्या दिन थे वे भी। अब लेखक जो कि लेखक बन चुके थे और डॉक्टर भी थे, तो वे बचपन की घटनाओं को याद करने लग जाते हैं कि वे बचपन में क्या क्या नहीं बनना चाहते थे, सब कुछ बनना चाहते थे और अपने किशोर उम्र की सभी घटनाओं को वो याद करके प्रसन्न होने लगते हैं कि क्या दिन थे वे भी। इस तरह इस पाठ में लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी ने अपने बचपन की उन अजीब तथा मज़ेदार इच्छाओं को व्यंग्य के विषय में लपेटकर इस पाठ में लिखा है, जिसे आप सभी ने अभी पढ़ा है, समझा है और आनंद लिया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे और इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ के प्रश्नोत्तर को जान सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।